से पहले भी रूस की जानिब से एंटी नौ जहाज जो थे उनकी एक बड़ी तादाद जंग से पहले देखी गई थी ईरानी एयरपोर्ट्स के ऊपर लैंड करते हुए। वो तो जो लेके आए थे उसको हमने फिर अमली तौर पर देखना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर जंग ईरान के ऊपर तो न्यूक्लियर फेंका जा सकता है, लेकिन ताबकारी के असरात इतने भयानक और इतने शदीद होंगे कि वो पूरे मशरिक़ वस्ता को खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए 40 ममालिक दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान आएंगे। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है वो भी जारी है। ईरान जो है भरपूर जवाब दे रहा है, जबकि 9वां दिन है आज। अमेरिका भी जो है ईरान पर भरपूर हमले कर रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान दफ़ाई तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा कि ये जो हमले किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो 40 ममालिक हैं वो भी मुतहरिक हो गए हैं, क्या होने जा रहा है? पहले ज़रा हमलों के हवाले से बताइएगा। जनोवा रोज़ है, अमरीकी फ़ौजियों की भी हलाकत हुई है, ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया है, ये क्या हो क्या रहा है सर? या आपको नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, मैं आपसे पहले भी माजी में गुजारिशात करता रहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज था, एक वक्त हासिल करने का बहाना था। ईरान को भी शूट करता था और अमेरिका के भी मफाद में था, इसलिए ये हुआ। अब जो बुनियादी मसला है वो तो रियासत इसराइल का है ना, कि किस तरीके से स्पेन और अर्जेंटीना के मैच के अंदर पूरे 2 अरब मुसलमानों की दुआएं स्पेन के साथ लगी हुई थी। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मेसी को प्रमोट किया जा रहा था, अर्जेंटीना को दिखाया जा रहा था, और फिर वहाँ फ़लस्तीन के झंडे लहराए जाना, ये तमाम आखिर कोई तो वजह है ना। ये 2 अरब के 2 अरब लोग जो हैं, और इसी तरीके से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, जिसके अंदर स्पेन है, जिसने अपना सफ़ीर बुला लिया था इसराइल से ज्यादती और जुल्म की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, और इटली जिसने अपने आप को सिफारती ताल्लुकात के अंदर और दिफाई ताल्लुकात में कमी लाया, और इसी तरीके से इन लोगों को पज़ीराई मिली। साउथ अफ्रीका, जो कि बाकायदा एक मुसलमान मुल्क तो नहीं, लेकिन उन्होंने जाके करारदाद लेके आए और इंटरनेशनल अदालत से जुर्मदार ठहराया, एक मुजरिम के तौर पर खड़ा कर दिया नेतन्याहू को। अब ये तमाम चीज़ों को बैकग्राउंड सामने रखते हुए हम ये देखते हैं कि सब के अंदर रियासत इसराइल रोज़ाना तन्हाई का शिकार है, अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करना चाहती है, और अमेरिका के अंदर पीट हेग्जिट, जिनको वॉर मिनिस्टर का नाम दिया गया है, वो तो जंगें शुरू कराने के अंदर है, और इसी वजह से दिफाई मिनिस्टर को जंग मिनिस्टर का नाम देना, ये मेरे ख्याल में उनके अज़ाइम को बड़ा वाज़े तौर पर दिखा रहा है। अब इसके अंदर एप्स्टीन फाइल के दबाव मौजूद हैं। अब ये दोनों का एक और भी मसला है, और वो ये कि भाई दोनों अपने आप को साबित करना चाहते हैं फातेह। और दुनिया को, मेरे ख्याल में ईरान को ये कोशिश इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईरान की फतह पूरी दुनिया के इल्म में है, सब जानते हैं। उनको अपने अवाम को समझाना होगा, और वहाँ जो हॉकिश एटीट्यूड जिसको हमने सदर मसूद पज़ेश्कियान और अब्बास अरागची के ख़िलाफ़ उभरते हुए देखा, मेरे ख्याल में ये उनका एक पॉलिटिकल मामला है जिसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए, ना कि मिलिटरीली। दूसरी जानिब जो अरब ममालिक जो बहुत कम आपके साथ इत्तेहादी खड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान भी खड़ा है, तो आप उन ममालिक को इतना ज़्यादा दीवार से न लगाएं कि वो फिर आपसे दूरी इख्तियार कर लें। मेरा ये मशवरा है उनके लिए। आपको पता है मैं बड़ा उनके साथ मुखलिस होकर बात करता हूँ, तो मैंने ये मुखलिसाना बात कही है। तीसरी जानिब जिस तरह से उनके प्लांट्स के ऊपर हमला किया गया, खारे पानी को मीठा बनाने वाला ईरान का, जो कि गलत है, जिससे वजाहत से नजर आ रहा है कि अमेरिका के पास बौखलाहट के अलावा कुछ बचा नहीं है। तभी अब वो पुलों को, सिविलियन आबादी को, और इस तरह के जो इंस्टॉलेशंस हैं जो कि बाकायदा जेनेवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर के खुलेआम खिलाफ वर्जी है, वो अब उस खिलाफ वर्जी को अपने सामने लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं रोजाना। और ईरान ने भी बदले में कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला किया, जिससे बहुत बड़ा पानी का बहरान अच्छा पैदा गुल हो साहब, सकता है। गुल साहब ये बताइएगा, ये सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आप क्योंकि ये सारे मामलात को बड़े करीब से जानते हैं, एक प्लेन जिसका नाम है डोम्स डे प्लेन,
जो कि रशिया के जो सदर हैं प्यूटन वो इस्तेमाल करते हैं, और वो तेहरान में 11 जुलाई को देखा जाता है। अब सोशल मीडिया पे ये बहस जारी है कि ये जो डोम्सडे प्लेन है ये जब ही निकाला जाता है जब मतलब कि कोई दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला होता है, या फिर कोई न्यूक्लियर वॉर जो है शुरू होने वाली होती है। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कोई ऐसी चीज़ आपके इल्म में है, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, आपको पता है इससे पहले भी रूस की जानिब से एंटी-नॉव जहाज जो थे उनकी एक बड़ी तादाद जंग से पहले देखी गई थी ईरानी एयरपोर्ट्स के ऊपर लैंड करते हुए। अब वो वहाँ खुराक तो लेके आए नहीं थे, वो तो जो लेके आए थे उसको हमने फिर अमली तौर पर देखना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से देना चाहिए, है वो जहाँ मर्जी से आ जाए। टेक्नोलॉजी जो होती है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं हुआ करती हैं। बाकी न्यूक्लियर जंग का जहाँ तक आप कह रहे हैं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि न्यूक्लियर जंग का कोई ऐसे असरात हैं, क्योंकि न्यूक्लियर जंग ईरान के ऊपर तो न्यूक्लियर फेंका जा सकता है, लेकिन ताबकारी के असरात इतने भयानक और इतने शदीद होंगे कि वो पूरे मशरिक़ वस्ता को खा जाएंगे। दूसरी जानिब जो पानी है जो कि आबनाए हुर्मुज़ का, वो आलूदा हो जाएगा, और आलूदा पानी मछलियों की और वो तमाम जो आबी हयात है उसको ख़त्म करके रख देगा। तीसरी चीज, वो आलूदा पानी का कोई डिसैलिनेशन प्लांट भी ठीक नहीं कर पाएगा और पानी पीने के इस्तेमाल में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से दुनिया एक ऐसी कैटास्ट्रफी से गुजरेगी जो शायद पहले नहीं देखी होगी। क्योंकि पानी तो आपको पता है कि पानी तो पानी होता है, वो ताबकारी के साथ तो नहीं चलता, और पानी जहाज़ों में भर भर के लाया भी नहीं जा सकता। प्यास आपको अभी लगी है और जहाज़ आ रहा है 10 दिन बाद, तो तब तक अली तारिक क्या करेगा? मसला यहाँ ये है। इसलिए ये सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर का तो मामला नहीं। और फिर उसका दूसरा पहलू कि अगर ये बेवकूफ़ी वो करना चाहते ही हैं तो उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में करके देख ली। तो आज जापान क्या कमज़ोर मुल्क समझा जाता है या दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है? दूसरी जानिब ईरान के अंदर विल टू फाइट है, वो खड़े होके लड़ना जानते हैं। उन्होंने हथियार रखने से इनकार कर दिया है, वो इनके सामने सरनगू नहीं होना चाहते, ये है वो वजह। और कौम जब खड़ी हो जाए कोई इस लेवल के ऊपर, आप उसको हरा नहीं सकते मेरे भाई। तो जो जवाब आएगा वो इतना शदीद होगा कि वो मिसाइलों की शक्ल में जितने भी अरब ममालिक हैं इसराइल समेत, उनके ऊपर इस बुरी तरीके से वो बरसाए जाएंगे कि मेरे ख्याल है कि वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुझको ले डूबेंगे। तो वो ये जो मामला है, अब अमेरिका अपनी इसके अंदर दिखाना चाहता है कि जी मैं कामयाब हो गया हूँ, फातेह हो गया हूँ। इस दौरान जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान में जाहिर है ईरान के पास भी मदद आएगी, चाइना से भी आएगी, रूस से भी आएगी, जो कि आपने खुद भी जिक्र कर लिया। तो मैं समझता हूं कि बाबल मंदब हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, इनके अंदर मुश्किलात पैदा होंगी, और उससे फिर तिजारत का ऐसा चक्का जाम होगा जो फिर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाएगा। दुनिया इसी वजह से सालसीन जो हैं वो अब दोबारा से एक किरदार अदा कर रहे हैं। इस असना के अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर हमला करके मैक्सिमम मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक नुकसानात पहुंचाना चाहते हैं। ये जंग फुल फ्लेज नहीं होगी, ये जंग इसी तरीके से बुझती जलती रहेगी, और इसके अंदर नुकसान अमेरिका का ज़्यादा और ईरान का कम होगा। हाउएवर, ईरान को अपने जो साथी हैं, जो हमदर्द हैं, उनको खोना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। अच्छा गुल साहब, ये बताइएगा कि इस टाइम ये बात कही जाती थी कि ईरान के अंदर जासूसी का बड़ा नेटवर्क है इसराइल के हवाले से। अब आपको लगता है कि वो जासूसी का जो नेटवर्क था वो अभी भी मौजूद है और वो ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है? इस हवाले से आपके पास क्या खबर है सर? अली साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान में 75,000 के करीब पिछले साल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, और क्या जासूसी के और स्लीपर सेल्स जो इंडिया ने कायम किए थे वो मुकम्मल ख़त्म हो गए? तो जवाब नफ़ी में है। तो पाकिस्तान, जिसके पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी और एक न्यूक्लियर ताकत, एक बेहतरीन फौज, ये जासूसी के नेटवर्क बड़े ही ऐसे मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, कहीं ना कहीं जाले का कोई टुकड़ा रह जाया करता है। इस वजह से ईरान के अंदर भी ये जासूसी नेटवर्क ख़त्म नहीं हुए, और इसके अंदर मेरा ख्याल है वक्त लगेगा अभी।
अच्छा गुल साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जो जैसे आपने भी जिक्र किया बाबुल मंदूब का, कि अगर वो एरिया भी बंद हो जाता है तो माशी तौर पे तो बड़े हालात पूरी दुनिया के ख़राब हो जाएंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पहले भी इतनी महंगाई है। तो इस हवाले से बताइएगा नाज़रीन को कि ये चीज़ें करीब हैं या अभी ये सिर्फ बातों की हद तक ही मामलात हैं। ਭਾਵੇਂ ਬੱਬਲ ਮੰਦਬ ਖੁੱਲਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ पेट्रोल थल्ले नहीं आ सी, गल खत्म। बात ये है। अब अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं और ये गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, ये हुकूमती झूठे वादे थे। देखें, लीडरशिप तो वो होती है ना जो आयतुल्ला अली खामेनाई शहीद जैसी होती है, जो पहले अपने बच्चों के साथ कुर्बानी दे देता है, बाद में अवाम से मांगता है। यहाँ पहले अवाम के दवाई निकाल देते हैं, तेल तो आपको मिलेगा लेकिन आपकी जड़ों में, इसके अलावा आपको तेल नहीं मिलना। भाई सीधी सी बात यह है कि बाबुल मंदब के बंद होने के बाद दुनिया का तकरीबन 50% तिजारत मुतासर होगी। और ये जो अगर बंद हो गई तो आपको पता है खुलती नहीं नजर आती। हाँ, ये कहना, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बाबुल मंदब को बंद करना हौसियों की या ईरानियों के बस की बात नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उसको खुले रखना भी उनके बस में जरूर है, क्योंकि देखें, बात ये नहीं है, हुर्मुज भी तो खुला हुआ है ना, उसमें से जहाज इक्का दुक्का चला ही जाता है। लेकिन जहां पहले 130 जहाज जा रहे थे, अब कितने जा रहे हैं वो आपके सामने ही है। तो इसलिए ये कह देना कि जनाब सारा बाबुल मंदब बंद नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर अमेरिका इतना ही मजबूत होता ना तो हजूरे वाला ये जंग दोबारा शुरू ही ना होती। अमेरिका कब का हुर्मुज के ऊपर और बाबुल मंदब के ऊपर कब्जा जमा के अभी तक 20% हमसे टैक्स वसूल कर रहा होता। तो उनके बस की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से आपने देखा कि जो स्टेडियम में वो वहां बैठे हुए थे और लोगों का जो उनके साथ नफरत का आलम था, वो भी आपने देख लिया था। ये कल फुटबॉल स्टेडियम की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अभी बाबुल मंदब के अगर बंद हो जाएगा तो केप ऑफ गुड होप, जिसको हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, वहां से ये तिजारत गुजरेगी, जिसका मतलब यह है कि ज्यादा वक्त लेगी और साथ ही साथ जो है इसका किराया बढ़ जाएगा, जो कि यकीनन आप मुझ जैसे लोग और तमाम जो कॉमन मैन है और कंपनियां उनके ऊपर बराह रास्त असर करेंगी। दुनिया की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा और एक ऐसे आप इकोनॉमिक भंवर में फंस जाएंगे जहां से निकलना आपको कई साल लग जाएंगे। ये गुल साहब, ये बताइएगा, जो आपने पहले भी जिक्र किया, ये जो सऊदी अरब के ऊपर हमले हैं या यूएई पे, ख़ासतौर पे सऊदी अरब पे, इसके हवाले से आपने अभी एक बात की कि ईरान को जो आपने मशवरा दिया, वो बात ज़रा दोबारा बताइएगा कि ईरान को जो जिन ममालिक में अमेरिकन बेसिस है वहाँ पे वो हमले कर रहा है, उसने बताया, लेकिन जो अरब ममालिक के अंदर अब अमेरिकन बेसिस हैं और वहाँ पे अगर ईरान हमले कर रहा है, आप उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बात ज़रा दोबारा क्लियर कीजिएगा। देखिए अली साहब, सीधी सी बात यह है कि सऊदी अरब है, कतर है, इनकी जितनी दिफाई सलाहियत है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, नाजरीन भी जानते हैं। अमेरिका ने वहां अड्डे हासिल कर लिए हुए हैं और उसके कुछ शराइत हैं जो कि आप, मैं या कॉमन मैन नहीं जानता। हम तो अभी तक ये भी नहीं जानते कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है क्या, उसके क्या मुहर्रिकात हैं, उसके अंदर क्या कंडीशंस हैं, हमें मालूम नहीं है। इसलिए ये कह देना कि जी अगर हमला होगा तो पाकिस्तान शायद जाके यमन के ऊपर हमला कर देगा, माजी में तो नहीं किया था, तो मुझे अभी भी महसूस नहीं होता। हाँ, हरमैन की हिफाजत के लिए हमें किसी दिफाई डील की जरूरत नहीं है, वो तो शायद आप, मैं, हर कोई, हर मुसलमान जाएगा वहां के लिए। लेकिन इन ममालिक के अंदर जितनी दिफाई पसली है, वो क्या अमेरिका को मना कर सकते हैं? क्या आप वो ये जबानी बंद मना कर सकते हैं ना कि जनाब आप जो है वो आप वो, अमेरिका एक बदमाश है, वो नहीं मानता, फिर क्या करेंगे आप? क्या सऊदी अरब उनको मार डालेगा? क्या उनके ऊपर हमला कर देगा? क्या कतर उनको हमला करके कहता है कि जनाब अब हम तुम्हें यहाँ तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे या पानी बंद कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता ना हजूर। ये ममालिक, तो ईरान को ये सोचना चाहिए कि ये मजबूर रियासतें हैं, मजबूर हैं,
और इन्होंने पास अपना जो असला है वो भी अमेरिकी साख्त है, जो कि उनके सोर्स कोड भी अमेरिका के पास होते हैं। वो इस्तेमाल करना चाहें भी तो ये पत्थर बन जाएंगे, क्योंकि समझें कि उनके दिमाग जो हैं वो पीछे से बंद कर दिए जाएंगे बटन दबा के। हाउएवर, मैं ये समझता हूँ कि ईरान को अपने साथियों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, कुछ लोगों की मजबूरी को समझना चाहिए और एतदाल से काम लेते हुए थोड़ी सी हिम्मत दे के, और अगर हमला करना है तो हजूर इजराइल पे करें, क्योंकि ये जंग असल में तो इजराइल की है ना। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पूरे मशरिक वस्ता पे हमले हो रहे हैं लेकिन इजराइल पे हमले नहीं हो रहे, जो कि तमाम फसाद की जड़ है। बिल्कुल जी, बड़ी अहम गुफ्तगू की है अब्दुल्ला मीत गुल साहब ने। नाजरीन जो उनके कुछ सवालात थे वो भी हमने आपको बताए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।